नाज़रीन, ईरान में ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अहमदी निजाद हुकूमत ने इलेक्शन के बाद होने वाले मुजाहरों पे और तशद्दुद के वाक़यात पे बहुत हद तक काबू पा लिया है। मगर इसके बावजूद बहुत से तज्ज़िया निगार दुनिया भर में और ख़ुद पाकिस्तान में ये महसूस करते हैं, ये दावा कर रहे हैं कि विलायत फ़क़ीह का वो तसव्वुर, वो ख़याल जिसे इमाम ख़ुमैनी ने दिया था अपने खुतबों में, अपने लेक्चर्स में, अपनी किताबों में, और जिसकी बुनियाद पे इस्लामी जमहूरिया ईरान का जो निज़ाम हुकूमत है, जो सियासी ढांचा है, वो खड़ा किया गया था। ये विलायत फ़क़ीह का तसव्वुर जो है वो अब ईरान में बहुत कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर होता नज़र आ रहा है और कोलैप्स हो रहा है। इस ख्याल के, इस दावे के बहुत बड़े जो सपोर्टर हैं, जो एडवोकेट हैं, वो है फरीद ज़करिया साहब, एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज़ वीक, जो हिंदुस्तानी निजात मुसलमान हैं। लेकिन और भी बहुत से तज्ज़िया निगार खुद पाकिस्तान में इस ख्याल से इत्तफाक करते हैं। ये जो बहस है, ये जो डिबेट है, ये पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए इसलिए बहुत अहम है कि वैसे तो पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत, जो तर्ज़ हुकूमत है, वो वेस्टमिंस्टर पार्लिमानी निज़ाम के करीब है। लेकिन एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम हुकूमत की जो ख्वाहिश है, वो तड़प है, वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम में या पाकिस्तान में पाई गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान का जो निज़ाम हुकूमत है, जो कि 20वीं सदी का वाहिद एक ऐसा तर्ज हुकूमत था जो इस्लाम और मॉडर्निटी का इम्तजाज था, यानी इस्लामी कवानीन और इस्लामी जो हदायत हैं उसकी रोशनी में खड़ा किया गया हुआ एक मॉडर्न पॉलिटिकल ढांचा, क्या ये वाकई कोलैप्स कर रहा है, या ये महज इसके नाकदीन की, इसके जो क्रिटिक्स हैं उसकी खुशफहमी है? और अगर ये ढांचा कोलैप्स कर रहा है तो क्या ये कोलैप्स इसलिए कर रहा है कि सिस्टम के अंदर पैदा होने वाली मॉडर्निटी की फोर्सेस, टेक्नोलॉजी की जो फोर्सेस हैं वो इसे कमज़ोर कर रही हैं, या फिर ये कि मगरब और अमेरिका की साजिश का, बैरूनी साजिश का ये सिस्टम शिकार हो रहा है? ये वो बुनियादी सवाल है, और इससे नत्थी बहुत से सवालों के साथ मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, जाने पहचाने कॉलमिस्ट हैं। और ये बताता चला जाऊं कि ईरान के इलेक्शन से पहले तमाम प्रोसेस को बहुत करीब नज़र से देख के आए हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के इस्लामाबाद में, और ईरान के सियासी ढांचे में और इलेक्शन के प्रोसेस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। और मुझे तेहरान से ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर अब्बास सैयद साहब, जो पाकिस्तानी आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से तेहरान में काम कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट। आप तीनों को मैं इस डिस्कशन में वेलकम करता हूं, और सबसे पहले आप दोनों की तरफ चलता हूं यहीं स्टूडियोज़ में कि ये तो कम अज़ कम डिफ़ाइन कीजिए कि विलायत फ़क़ीह, बहुत मुख्तसर, कि विलायत फ़क़ीह का ये जो तस्वर है इस्लामिक स्कॉलर्स की, गवर्नमेंट का, ये है क्या? देखिए, इसमें बहुत सी इल्मी बहसों से कतई नज़र ये तसव्वुर कोई नया नहीं है। कम से कम 2 सदियाँ पहले ये तसव्वुर पेश किया गया था, और हमारे जो शिया भाई हैं उनकी फ़िक़्ह के अंदर इसका एक ख़ास मर्तबा व मकाम है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि इस तसव्वुर के तहत ये बावर किया जाता है कि एक आलम दीन जो मुज्तहिद हो, जिसका इस्लामी उलूम पे मुकम्मल दस्तरस हो, उसी की हुक्मरानी होनी चाहिए, वही मसनद हुकूमत पे बैठना चाहिए, और निज़ाम हुकूमत उसी को चलाना चाहिए, और उसी को राहबर की और रहनुमा की हैसियत होनी चाहिए, बालातर हैसियत। इसके आगे फिर 2 शाखें भी बाज़ औक़ात गिनी जाती हैं। एक ये कि महदूद मामलात जो हैं, लिमिटेड गार्डियनशिप। लिमिटेड गार्डियनशिप जिसे कहते हैं, कि कोई औकाफ के मामलात हो गए, बेसहारा बच्चों के, यतीमों के, बेवाओं के, वो महदूद से मामलात। एक ये है कि पूरा निज़ाम हुकूमत जो है वो उस राहबर की गिरफ्त में होना चाहिए। इसको आसान तर लफ्ज़ों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मजहबी अलामत को या मजहबी शख्सियत को, जो हमाजेती मजहबी उलूम पे दस्तरस रखती हो, उसको एक बालातर मकाम हासिल होता है, और रियासत के तमाम इदारे, रियासत के तमाम अज़ा, रियासत की तमाम शख्सियात, चाहे वो मुंतखब हों या गैर मुंतखब हों, वो उस राहबर की इल्मी शख्सियत के नीचे और उसकी वजाहत के नीचे और उसके हाकिमाना तशख़्ख़ुस के नीचे पूरा मुल्क जो है वो अपना निज़ाम बुनेगा। तो वहाँ ईरान के अंदर इस तसव्वुर की तबलीग की जो या तशहीर की, या इसको एक बाज़ाब्ता नज़्म के अंदर लेके आए इमाम ख़ुमैनी। उन्होंने अपनी एक किताब में भी पूरा इसका एक बड़ा मबसूत तरीके से इसकी पूरी वजाहत की है, और उन्होंने ही इसको एक पहली दफ़ा एक अमली शक्ल के अंदर, मेरा ख्याल है, ये निज़ाम ईरान के अंदर वज़ा होके आया है। एक मजहबी हुक्मरानी का, जिसके अंदर एक मजहबी शख्सियत को बालातर मकाम हासिल होता। अगरचे यहाँ जहाँ एक एक अच्छा, चीज़ मैं एक वाज़ेह कर दूँ। हदीस भी है ना हुजूर से रिलेटेड, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जी हाँ, ये वो जो उलमा जो हैं इनहेरिटर्स हैं प्रॉफिट्स के। नहीं, इनहेरिटेंस का मतलब ये नहीं होता है। देखिए, किसी पैगंबर को ये नहीं कहा गया कि तुम्हें हुक्मरान बना के भेजा गया है। पैगंबरों को भेजा गया है कि आप इस्लाह अहवाल करें, तबलीग करें, तौहीद का पैगाम दें, अल्लाह की तरफ बुलाएं और बुराइयों से रोकें। जब कहा गया है कि अंबिया के वारिस हैं उलमा, तो उनका भी मनसब यही है
یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حکومت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایک ٹسل ہے جو چلتی رہی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، یورپ میں بھی رہی ہے، چرچ کی اور اب بادشاہوں کی آویزش، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ یہ ایک کامیاب تجربہ رہا ہے ایران کے، ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں راہبر کو انہوں نے ایک انتخابی نظم کے اندر لانے کی کوشش کی ہے۔ ایک کونسل ہے جو راہبر کا انتخاب کرتی ہے۔ امام خمینی تو اپنی شخصیت، حیثیت، ایک بالاتر درجے کی وجہ سے اس مقام پہ فائز ہو گئے، لیکن اس کے بعد خامنہ ای صاحب کا انتخاب ہوا، باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو لیکن خامنہ ای جو ہیں وہ محض دوسرے سپریم لیڈر ہیں، اور اب مطلب جب اظہار کیا جا رہا ہے کہ سسٹم ویک ہو رہا ہے تو یہ بھی کہا ہے شاید ان کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد یہ سسٹم ہی ابالش ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے پیرزادہ صاحب کہ ہر انقلاب جب آتا ہے نا تو وہ ایک فورس کے ساتھ آتا ہے، اس کے اندر ایک بغاوت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جارحانہ پن بھی ہوتا ہے انقلاب کے اندر، تو وہ اس مومنٹم کے تحت کچھ عرصہ تو بڑے اعتدال کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ہر انقلاب کو بالآخر جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، جو عصری تقاضے ہوتے ہیں، گریجولی ان کے قریب تر آنا پڑتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم کو بھی میں اس میں شامل۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی فرید ذکریہ نے جو یہ اپنا ایک دعویٰ کیا ہے انہوں نے اپنے لیٹسٹ نیوز ویک میں، کہ ولایت فقیہ کا یہ تصور تھا کہ سپریم ایک لیڈر ہوگا، گارڈین ہوگا جو کہ انٹرپریٹ کرے گا اسلامک جورسپروڈنس کو، یہ لگتا ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد، الیکشن کے واقعات کے بعد یہ کمزور پڑ گیا ہے اور یہ اب آلموسٹ ختم ہونے کو ہے۔ میں اختلاف کروں گا فرید ذکریہ صاحب کی جو رائے انہوں نے نیوز ویک میں دی ہے۔ ولایت الفقیہ کا جو کانسیپٹ ہے اٹ سیلف، وہ نہ تو کولیپس کر رہا ہے، ویک ضرور ہو رہا ہے۔ جس طرح لوگ پاپولیشن سیگمنٹس جو باہر نکلی ہیں وہ پریڈومیننٹلی اربن یوتھ ہیں، ناردرن عراق کی ایلیٹ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نہ تو ایرانی بازار، چھوٹے دکاندار یا چھوٹے بزنس مین یا لوور انکم کے جو کنزرویٹو ایرانی ہیں، نہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، نہ ایرانی بازار نے ساتھ دیا ہے، نہ کوئی پرومیننٹ لیبر گروپ ان کے ساتھ ملا ہے۔ جو پروسیس ہوا ہے الیکشن کا اس کو چیلنج ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پروسیس جس نے کریٹ کیا ہے جو ولایت الفقیہ ہے اس کو چیلنج ابھی نہیں کیا جا رہا اسٹریٹس کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسلسل آرگومنٹ تو کیا جا رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ جو سسٹم تھا، جو نظام حکومت تھا، جو 30-40 سال سے قائم تھا، اس میں دھڑاڑیں پڑ گئی ہیں، اس میں سپلٹ ہو گئے ہیں اور ویک ہو گئے۔ اگر آپ اجازت دیں، خود ایران کے اندر یہ سوال نہیں اٹھ رہا ہے، موسوی صاحب نے یہ سوال نہیں اٹھایا، اپوزیشن نے یہ سوال نہیں اٹھایا، اسٹریٹ کے اوپر مظاہرے کرنے والوں نے ولایت فقیہ کو چیلنج نہیں کیا، ولی فقیہ کو چیلنج نہیں کیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اس نظام کو بھی چیلنج نہیں کیا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے اندر جو لوگ انتخابات لڑتے ہیں پریزیڈنشل، ان کی باقاعدہ ہمارے ہاں جس طرح 62 63 دفعات ہیں آئین کے اندر، وہاں بھی ہیں۔ ان کے کینڈیڈیچر کی منظوری بھی دیتی ہے گارڈین کونسل، اور گارڈین کونسل انہی لوگوں کو لے کے آتی ہے، یہ عہد بھی کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اس نظام کے اندر جو اسلامی ڈھانچہ ہے، جو آئینی نظام ہے ایران کا، اس کے اندر رہیں گے۔